तो हम पिछली क्लासों में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन जो ये दोनों तंत्र हैं, चाहे वो नर जनन तंत्र हो चाहे वो मादा जनन तंत्र हो, तो दोनों ही तंत्र जो कार्य करते हैं वो मुख्य रूप से हार्मोन्स के प्रभाव में अपना कार्य करते हैं। हालांकि जो हार्मोन्स हैं, ये इनका जो रोल है पूरे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में है। लेकिन जो हम यहाँ बात करेंगे वो मुख्य रूप से बात करेंगे जो प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाले हार्मोन होते हैं, चाहे वो नर जनन तंत्र हो चाहे वो मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हार्मोन्स के बारे में। मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो उसी पर मुख्य रूप से ज्यादा हार्मोन वहां पर कार्य करते हैं या उनका रोल होता है। तो सबसे पहले कि जो हार्मोन्स हैं वो किसे कहते हैं, तो हार्मोन्स बोलते हैं, देखो दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एक बार मुझे बता दो कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आज। एक बार। दे रहा है सर, सही दे रहा है। सही है ना? अभी तक तो सही है इसमें कलर लगभग। दो। ये वाला कलर ज्यादा सही है कि ना नहीं? ना, ना दिख रहा साहब। ये वाला ये कलर भी सही डार्क ना लिया दिख रहा। लिया लिया करो सर। है ना, यही ठीक है ना, रेड वाला? डार्क कलर दिखता है, लाइट कलर सही नहीं दिखता। ठीक ठीक, हाँ तो लाइटिंग की थोड़ी सी व्यवस्था इस तरह की है कि वो नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स के बारे में कि जो हार्मोन्स हैं वो कौन सी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो जो हार्मोन्स हैं वो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं? तो ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव को ले जाने के लिए जो नलिकाएं हैं, ठीक है, वो नहीं होती हैं, यानी जो अपने स्राव को ये सीधे कहाँ डालते हैं, रक्त में डालते हैं। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है, यानी ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को, ठीक है, जो अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा, अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा कहाँ पहुंचाती हैं, टारगेट ऑर्गन तक या लक्षित अंग तक। टारगेट ऑर्गन तक या जिस अंग पर कार्य करना है उस अंग पर पहुंचाती है, लक्षित अंग तक अपने स्राव को पहुंचाती है। ठीक है, तो वो ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। जैसे लार है, लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियां क्या होती हैं, इनकी नलिकाएं होती हैं और ये अपनी लार को नलिकाओं के द्वारा वहां पहुंचाती हैं, मुंह में पहुंचाती हैं। जैसे यहाँ जो ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथि होती है कान के पास वाली, सबलिंगुअल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, लार ग्रंथियां हैं। तो इनके स्राव को ले जाने के लिए क्या रहती हैं, नलिकाएं रहती हैं। और ये इन नलिकाओं के द्वारा जो इनकी लार है वो कहाँ पहुंचती है, मुंह में पहुंचती है। तो ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। इनमें क्या चीज उपस्थित है, नलिकाएं उपस्थित होती हैं इनके स्राव को ले जाने के लिए। जबकि दूसरी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं, ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को, यानी इनका जो भी स्राव इनके ग्रंथियों में बन रहा है, जो भी सीक्रेशन या तरल पदार्थ बन रहा है, ठीक है, अपने स्राव को सीधे रक्त में डालती हैं। यानी इन ग्रंथियों के पास से क्या निकल रहा है, रक्त की सप्लाई हो रही है, तो उस रक्त में ये अपने स्राव को डाल देती हैं। और जब ये रक्त अलग अलग जगह पर पहुंचता है तो इस स्राव से संबंधित, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हार्मोन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इनके स्राव को हार्मोन कह रहे हैं। ठीक है,
तो जो जब ये हार्मोन रक्त में आ जाते हैं, तो एक हार्मोन का क्या है कि अलग कैरेक्टर होता है, उनके रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। तो जो इनका टारगेट ऑर्गन होता है वही इन हार्मोन्स के कणों को या जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है और उस हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो हम सीधे सीधे भाषा में बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें जिनके स्राव को ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका नहीं होती है, इसलिए ये अपने स्राव को सीधे रक्त में डाल देती हैं। और जब वह रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है तो जिस अंग पर उस हार्मोन का काम होता है उस अंग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो यही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हार्मोन क्या है, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ होते हैं। लेकिन कैसे हैं ये, जैव रासायनिक, क्योंकि शरीर के अंदर बन रहे हैं लेकिन केमिकली पदार्थ होते हैं। ठीक है, और सीधे रक्त में डाल दिए जाते हैं। ठीक, और रक्त द्वारा प्रवाहित होकर विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। ठीक, अब आगे इसके कुछ पॉइंट हैं कि जो हार्मोन्स हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि हैं उनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। दूसरा है, ये किसका खुल गया माइक, ओके, हाँ। तो दूसरा है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो जिन्होंने इन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन शुरू किया था, ठीक है, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किनको बोला जाता है, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझने वाली हार्मोन्स की है कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें ले जाने के लिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कह रहे हैं, यानी जिन ग्रंथियों के स्राव को टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका या वाहिनी नहीं होती है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव, जिसे हम बोल रहे हैं हार्मोन, उसको कहाँ डाल देते हैं, रक्त में डाल देते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स का जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन थे, थॉमस एडिसन। अब देखिए, अब जो ये हार्मोन है बेसिकली किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, हार्मोन्स कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, क्योंकि जिस अंग पर ये जाते हैं वहां पर उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जो भी कार्य करवाना होता है उस काम के लिए क्या करते हैं ये हार्मोन, उस अंग को उत्तेजित करते हैं। जो हार्मोन नाम है वो दिया था स्टार लिंग ने। और सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन था वो था सिक्रीटिन। ठीक है, बस आपको केवल नाम याद रखने हैं यहाँ पर कि जो हार्मोन है वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, उत्तेजित करना है। नाम किसने दिया, स्टारलिंग ने दिया। और पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रीटिन। मुख्य रूप से ये कहां से स्रावित होता है, छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिक्रीटिन। अगला नाम है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स किन्हें कहते हैं, वे हार्मोन जो सीधे लक्ष्य अंगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी सीधे सीधे डायरेक्ट अन्य किसी चीज को प्रभावित किए बिना वो क्या कर रहे हैं, सीधे लक्ष्य अंग को, जिस अंग पर कार्य करना होता है उसी अंग को प्रभावित करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोकॉइड्स। दूसरे हैं टैलॉन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, वे हार्मोन जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकल करके दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित करते हैं। ठीक है, एक अंतःस्रावी से निकले और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या किया उन्होंने, उत्तेजित किया, क्या निकालने के लिए, हार्मोन स्रावित करने के। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, टैलॉन्स कहलाते हैं।
तो देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम हार्मोन्स में पढ़ते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स, वो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। इसमें उससे भी ऊपर, जब पहले पीयूष ग्रंथि के लिए बोलते थे, लेकिन अब किसको मानते हैं हम? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। अब हम यहां बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, कि जो पीयूष ग्रंथि है वो उत्पत्ति में कौन सी होती है? एक्टोडर्मल। कोई भी जो अंग है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों। एक एक्टोडर्मल, दूसरे मीजोडर्मल, और तीसरे होते हैं एंडोडर्मल। एक्टोडर्मल जो अंग हैं, ये एक्टोडर्म से निर्मित होते हैं। मीजोडर्मल मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। और एंडोडर्मल, एंडोडर्म जो लेयर होती है, उससे निर्मित होते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर यदि बात करें हम, तो जो पीयूष ग्रंथि है वो कैसी है? एक्टोडर्मल होती है। दूसरा है कि जो ये पीयूष ग्रंथि है, ब्रेन के अंदर, या जो हम बात करें क्रेनियल कैविटी, तो क्रेनियल कैविटी में एक अस्थि होती है, स्फिनोइड अस्थि। और उस स्फिनोइड अस्थि में एक गड्ढे रूपी संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं सैला टर्सिका। तो उस सैला टर्सिका गर्त में उपस्थित होती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कहां पर? अपने ब्रेन में। तो ब्रेन की कैविटी, जिस कैविटी में ब्रेन स्थित है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी बनाने वाली एक अस्थि होती है, स्फिनोइड अस्थि। और उस स्फिनोइड अस्थि में एक गड्ढा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैला टर्सिका। उस सैला टर्सिका में ये पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है, उसकी तीन पाली होती हैं, या तीन भाग होते हैं। ठीक है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। लेकिन उससे पहले इस जो ग्रंथि को दो भागों में बांटा जाता है, या बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। याद रहता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एडिनो हाइपोफाइसिस, जब एक दो बार आप पढ़ोगे तो वैसे ही नाम ये धीरे धीरे याद होने लगेंगे। और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो पीयूष ग्रंथि है, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम जानकारी के लिए केवल इतना पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, उसमें अग्रपाली, जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, अग्रपाली, और दूसरा मध्यपाली, किसके अंतर्गत आती हैं? ये दोनों आती हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के अंतर्गत। और वहीं हम पश्चपाली की बात करें, तो पश्चपाली आती है न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले भाग। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीयूष ग्रंथि है वो कहां पर स्थित होती है? वह क्रेनियल कैविटी में, ठीक है, स्थित होती है। और क्रेनियल कैविटी में कहां पर? क्रेनियल कैविटी के अंतर्गत एक बोन होती है, स्फिनोइड अस्थि। और दूसरा, इस स्फिनोइड अस्थि के अंतर्गत क्या पाया जाता है? एक हल्का सा गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे में ये पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि के बेसिकली इसको तीन भागों में बांटा गया, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। और उससे पहले इसको बांटते हैं हम दो पाली।
एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पाली आ जाती है पीयूष ग्रंथि की? अग्रपाली इसी में शामिल हो जाती है, और मध्यपाली भी मिलकर किसका निर्माण करती है? एडिनोहाइपोफाइसिस का करती है। और जो पश्चपाली है वो किसका निर्माण करती है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का करती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाने में और एडिनोहाइपोफाइसिस बनाने में इन पालियों के अलावा इसके अन्य भाग भी होते हैं, ठीक है। जैसे पार्स ट्यूबरेलिस होता है, इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, ट्यूबर सिनेरियम होता है। लेकिन हम उनकी बात ना करते हुए, क्योंकि वो अपने काम के नहीं है, हमारे काम की हैं तीन पाली, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। तो हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि एडिनोहाइपोफाइसिस में जो पीयूष ग्रंथि है उसकी कौन कौन सी पाली आती हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में कौन सी पाली आती है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में आ गई आपकी अग्रपाली और मध्यपाली, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में आ गई पश्चपाली, ठीक है। और उत्पत्ति के हिसाब से जो पीयूष ग्रंथि है वो कैसी है? एक्टोडर्मल। अब देखिए, और जो पीयूष ग्रंथि है, वही चीज आ गई कि पीयूष ग्रंथि के भाग कौन कौन से होते हैं? अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, तीन पालियां होती हैं इसमें। अब जो अग्रभाग है पीयूष ग्रंथि का, उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनकी बात करें हम। तो सबसे पहले जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम? ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। टीएसएच, थायरोक्सिन या थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि को ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि पर जाकर के काम करता है। अगला है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, H4 हार्मोन। अब ये तो हो गए अपने अन्य हार्मोन, ठीक है। लेकिन बच्चे LH, FSH और प्रोलैक्टिन, ये जो तीनों हार्मोन होते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? प्रजनन तंत्र से संबंधित हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो LH का मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और अगला होता है एक प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये जो तीनों हार्मोन है, इससे संबंधित होते हैं, मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित हार्मोन होते हैं। इनको बोल देते हैं हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यानी जो जननांगों पर कार्य करते हैं। तो इन तीनों हार्मोनों को क्या बोल देते हैं हम? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किस पर कार्य करते हैं? जननांगों पर कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है दिया जाता है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। और आगे पश्च भाग से, पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है पिटोसिन, और वैसोप्रेसिन को एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे कह देते हैं पिट्रेसिन। तो यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है टोसिन और पिट्रेसिन में, ठीक है। पिट्रेसिन और पिटोसिन दोनों ही पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। पिटोसिन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, और पिट्रोसिन कहते हैं वैसोप्रेसिन को या एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, ये कहां पर काम करता है? यह दूरस्थ कुंडलित नलिका पर कार्य करता है। नेफ्रॉन का भाग होता है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है।
तो वहां पर ये कार्य करता है, क्या कार्य करता है कि जो मूत्र है उसमें से पानी के अवशोषण को, जो नेफ्रॉन के अंदर पानी जो बह रहा है, ठीक है, वहां से मूत्र को गाढ़ा ये करवाता है, या ये कहें कि पानी के अवशोषण को ये बढ़ाता है। तो जो एडीएच है अगर उसकी सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो जो चूहा होता है, रेगिस्तानी चूहा जिसको कंगारू रैट के नाम से जानते हैं, उसमें स्रावित होती है। ठीक है, तो एडीएच का काम क्या हो गया कि मूत्र को गाढ़ा बनाना या पानी का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करवाना। और इस एडीएच को या वैसोप्रेसिन को ही हम क्या कहते हैं, पित्रेसिन कहते हैं। और ये काम क्या करता है डीसीटी पर, जो किसका भाग है, नेफ्रॉन का भाग होता है। ठीक, मध्यपाली से केवल एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं हम MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, ठीक है। अब ये तो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं अग्रभाग से, अग्रपाली से, ये मध्यपाली से, और ये सॉरी ये मध्यपाली से और पश्चिम पाली से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और वहां से इनका निर्माण होकर के वो कहाँ पर आते हैं, जो पश्च भाग है, पश्च पाली है इसकी, पीयूष ग्रंथि की, तो उसमें आकर के ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, इनका जो निर्माण होता है और वो कहाँ से होता है, या इनका जो संग्रहण होता है, निर्माण और संग्रहण दोनों ही कहाँ होते हैं, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली में होता है। ठीक है, और जबकि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में इनका निर्माण होता है। तो लेकिन हाइपोथैलेमस में इनका निर्माण होता है, और स्टोर कहाँ पर होते हैं, संग्रहित कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर तो ये पश्चपाली में तो क्यों आते हैं, केवल संग्रहित होने के लिए, स्टोर होने के लिए यहाँ पर ये आते हैं। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो तब ये यहाँ से स्रावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पीयूष ग्रंथि है उसके तीन भाग हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं हम, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की बात करें तो अग्रभाग से या अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। तीसरा हो गया एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। और छठवां हो गया प्रोलैक्टिन। नीचे के जो तीनों हार्मोन हैं, FSH, LH और प्रोलैक्टिन, ये किस नाम से जाने जा रहे थे, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। इन छह के छह हार्मोन्स का निर्माण और संश्लेषण, या संश्लेषण एक ही बात हो गई, ठीक है, निर्माण और संग्रहण, निर्माण व संग्रहण दोनों के दोनों कहाँ हो रहे हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि में हो रहे हैं। जबकि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इनका निर्माण कहाँ हो रहा है, इनका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में। कहां पर, हाइपोथैलेमस में। और जबकि संग्रहण कहाँ होता है इनका, पश्च पीयूष ग्रंथि में या पश्च पाली में। पश्च पीयूष ग्रंथि में ये क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। इसी तरह से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, इसका निर्माण और संश्लेषण दोनों ही कहाँ हो रहे हैं, मध्यपाली में होता है, निर्माण व संग्रहण कहाँ हो रहा है, मध्य पीयूष ग्रंथि में या मध्यपाली में होता है। ठीक है, तो जो हमें याद रखने वाली बात है वो है ऑक्सीटोसिन की और वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये निर्मित तो होते हैं हाइपोथैलेमस में, और वहां से ये स्टोर होने के लिए कहाँ आते हैं,
पश्च पीयूष ग्रंथि में आते हैं। और जो स्राव होता है वो उसके बाद जो इम्पल्स के द्वारा या फिर कहें कि उद्दीपन के द्वारा इनका स्राव बाद में किया जाता है, कहां से? पृष्ठ पीयूष ग्रंथि से किया। अब देखो, हाइपोथैलेमस से स्रावित जनन हार्मोन, तो हम बात कर रहे हैं केवल केवल कौन से? जनन हार्मोन की। एक तो हो गया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो ये कहां से स्रावित? तो जनन हार्मोन है, लेकिन स्रावित कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। और दूसरा हो गया ऑक्सीटोसिन। तो बात आती है कि हम अभी बात कर रहे थे एडीएच के बारे में, कि एडीएच हार्मोन भी या जो वैसोप्रेसिन हार्मोन था वो कहां से स्रावित हो रहा था या निर्माण कहां हो रहा था? वैसोप्रेसिन। उसका भी निर्माण तो हाइपोथैलेमस में ही हो रहा था। लेकिन जो एडीएच है यह जनन हार्मोन नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? जनन हार्मोन। क्वेश्चन जो आएगा वो इसी बेस पर है कि हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन है, ठीक है। एक दे दिया जीएनआरएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा एडीएच, ठीक है। तो चौथा हो गया ऑल। तो ऑप्शन क्या जाएगा अपना? ऑल जाएगा। लेकिन यदि पूछ लिया कि हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन नहीं है, ठीक है, या कहें कि जनन हार्मोन नहीं है, तो जनन हार्मोन कौन सा नहीं है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जीएनआरएच क्या है? जनन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जनन हार्मोन है। और एडीएच क्या है? जनन हार्मोन नहीं होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से ये स्रावित होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस से स्रावित जनन हार्मोन की बात करें तो जीएनआरएच और ऑक्सीटोसिन आ जाता है, ठीक। अब बात करते हुए जब पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे थे तो तब क्यों नहीं बात कर रहे थे हम जीएनआरएच की? क्योंकि इसका पीयूष ग्रंथि से कोई रिलेशन नहीं है। ये डायरेक्ट क्या करता है कि जो जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उल्टा पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? उत्तेजित करता है, ठीक है। क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। स्टोर वगैरह वहां पर नहीं होता है, ना ही उसमें ये निर्मित होता है, ठीक। तो बात कर रहे थे हम अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित मादा जनन हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये कौन से आ गए? मादा जनन हार्मोन आ गए। अंडाशय के हार्मोन कौन से हो गए? आगे बात करेंगे। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, ठीक है। ईस्ट्रोजन कब स्रावित होता है? जब अंडे का निर्माण हो रहा होता है तो किसका स्राव होता है? ईस्ट्रोजन का स्राव होता है। और इसी ईस्ट्रोजन के प्रभाव में जो फीमेल है वो किस में आती है? ईस्ट्रस साइकिल में आती है या मध्यकाल में आती है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है यानी अंडे का निर्माण हो गया, अंडोत्सर्ग हुआ, तो अंडोत्सर्ग होने के बाद क्या बनी? कार्पस लूटियम बनी। तो कार्पस लूटियम से क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलैक्सिन, प्रसव के समय, ठीक है। किसके समय? प्रसव के समय। तो ये हार्मोन जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये स्रावित होता है, जो क्या करता है? पेल्विक सिम्फाइसिस जो होता है और जो वहां की जो मांसपेशियां होती है उनको क्या करता है? रिलैक्स करता है, जिससे कि जो प्रसव की प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसी तरह से जो इनहिबिन है इसका ज्यादा कार्य तो अभी अज्ञात है, ठीक है, लेकिन इसका भी क्या काम है कि जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह उसको इनहिबिट ये करता है, ठीक है। तो ये बात। कैमरा अब देखो सही चलो, ऊपर की लाइन दिखाई नहीं दे रही। क्या चीज ऊपर की लाइन दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही? कैमरा थोड़ा क्या कह नीचे रहे कर हो? ले सर। अच्छा, ये ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये लिखा है जो? हाँ, अच्छा, तो कैमरे की सेटिंग में थोड़ा सा कैमरा थोड़ा ऊपर कर ना। ले, ऊपर से ऊपर। अच्छा, तो हल्का सा ही, ज्यादा नहीं। तो ये चलो कल ही हो पाएगा यार, अब तो पूरी सेटिंग खराब हो जाएगी, है ना। सर जी नमस्ते। नमस्ते। कौन है? चलो ठीक। आ गया।
ठीक है, तो ये तो अपना चल ही रहा है। अब देखो, अगले पे आते हैं। उसके बाद प्लेसेंटा वाले, इनके बारे में बात करेंगे। ईसीजी, पीएमएसजी, एचसीजी। ठीक है, तो प्लेसेंटा से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, इसमें पहला तो होता है ईसीजी। ई का मतलब हो गया इक्वान। ठीक है, इक्वान यानी घोड़ी के लिए आता है, तो क्योंकि प्लेसेंटा बन गया फीमेल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इक्वान का मतलब हो गया घोड़ी। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो प्लेसेंटा की जो झिल्ली होती है, ठीक है, कोरियोन जो होती है, तो वहां से ये स्रावित होता है। क्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है, जननांगों के अंदर विकसित हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वान कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा है पीएमएसजी। पी फॉर प्रेग्नेंट, एम फॉर मेयर, एस फॉर सीरम और जी फॉर गोनेडोट्रोपिन। तो ये जो हार्मोन मिलता है, किससे मिलता है, जो गर्भित घोड़ी है, जिसके पेट के अंदर बच्चा है, उसके ब्लड को जब हम लेते हैं, और ब्लड का क्या बनाया जाता है, सीरम लिया जाता है, तो उस सीरम में यह पीएमएसजी उपस्थित रहता है। ठीक है, और तीसरा है एचसीजी। तो ये क्या है, एच फॉर ह्यूमन, सी और जी फॉर कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये किसमें मिलता है, जो ह्यूमन है या मानव है, मानव मादा है, उनके जो प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन है। ठीक है, और यह फीमेल के जो यूरिन है, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो पीएमएसजी, एचसीजी और ईसीजी, इक्वान कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये तीनों के तीनों जो हार्मोन हैं, ये किससे स्रावित होते हैं, ये प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं। गर्भाशय से जो स्रावित होता है, वो एकमात्र हार्मोन कौन सा है, मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पीजीएफ2 अल्फा के नाम से जाना जाता है। और यह पीजीएफ2 अल्फा क्या करवाता है, गर्भाशयी पेशियों में, गर्भाशयी पेशियों में मुख्य रूप से क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, संकुचन और शिथिलन, संकुचन व शिथिलन करवाता है। और या फिर ये तो हो गई प्रसव के समय हेल्प करने में। और बाकी इसी गर्भाशयी संकुचनों से क्या होता है कि जो कार्पस लूटियम है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो कार्पस लूटियम को भी रिग्रेस करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो अब इनके कार्य की बात करते हैं डिटेल में कि कौन कौन से हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो हम बात करेंगे केवल और केवल जनन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहला आता है अपना एफएसएच। ठीक है, एफएसएच का मतलब क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कि ये क्या काम कर रहा है। तो ये जो काम करता है, मुख्य रूप से कहां पर काम करता है, यह ओवरी के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, कहां से स्रावित हो रहा है, हमने बात की थी, कौन सी, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मान लो कि ये ओवरी है। ठीक, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ये एफएसएच आया, और यहां पर जो शुरुआती अवस्था में, ठीक है, अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, जो भ्रूणीय अवस्था में जो अंडे विकसित हो गए थे, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इन अंडों को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, इसके लिए, विकास के लिए, कि जो ये फॉलिकल है, ये विकसित हो। ठीक है, तो ये एफएसएच के प्रभाव में आकर के जो ये ऊगोनिया हैं, ये डेवलप होना, आकार में वृद्धि करना शुरू करती हैं। ठीक है, तो पोषण वगैरह होता है, तो ये डेवलप होती हैं, और ये अंडे के चारों तरफ क्या है, एक आवरण बनता है कोशिकाओं का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और इसके सामने सेल होती हैं चारों तरफ, इस अंडे के चारों तरफ। तो जो ये सेल होती हैं, अ, इसकी जो अंडे के चारों तरफ हैं, तो एफएसएच ने अपना काम कर दिया। एफएसएच ने क्या किया कि इस उगोनिया को उत्तेजित कर दिया, किस काम के लिए, विकास करने के लिए, आकार में बढ़ने के लिए इसने क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया।
इसलिए इस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? गैमेटोजेनिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, गैमेटोजेनिक। और गैमेट कौन कौन से होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु क्या है? गैमेट हैं। तो जिस तरह से ये फीमेल में एफएसएच अंड जनन को प्रेरित करता है, अंडे के विकास को प्रेरित करता है, उसी प्रकार से यह शुक्र जनन को भी प्रभावित करता है, उसको भी प्रेरित करता है मेल के अंदर। ठीक है, जो नर है उसके अंदर शुक्र जनन को प्रेरित करता है। तो मादा के अंदर तो अंड जनन को प्रेरित कर दिया और नर के अंदर शुक्र जनन को प्रेरित कर दिया, और दोनों ही क्या हैं? गैमेट हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? गैमेटोजेनिक फैक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो क्यों गैमेट्स के निर्माण में ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अब देखिए, मादा में एस्ट्रोजन के स्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, कैसे करता है? कि जो ये अंडा डेवलप हो रहा है, इस तरह से समझें, मान लो ये अंदर हो गया अंडा और इसके चारों तरफ क्या हो गई? ये जो कोशिकाएं हैं इनको कहा जाता है ग्रेनुलोसा कोशिका। पहले तो इसी को लिख देते हैं, ये तो हो गया अंडा, और जो रेड कलर की हैं चारों तरफ ये क्या हो गई? ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। तो जो ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, अंडे का विकास जब हो रहा होता है तो विकसित होते हुए अंडे के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं, इन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से ही किसका स्राव होता है? ईस्ट्रोजन का स्राव होता है। और यही ईस्ट्रोजन किसके लिए जिम्मेदार होता है? ईस्ट्रस साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है। ईस्ट्रस साइकिल तो क्या है कि ईस्ट्रस साइकिल की एक अवस्था है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रस फेज, ईस्ट्रस अवस्था, और जिसको क्या कह दिया जाता है? मधकाल। तो मधकाल के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसी हार्मोन के प्रभाव में जो ओवरी है, ओविडक्ट है, ठीक है, यानी अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अंग पहले अंडवाहिनी हो गई या गर्भाशय हो गया, सर्विक्स हो गई, तो ढीले ढाले पड़े हुए थे। ठीक है, तो इनमें जब ब्लड सप्लाई तेज हो जाती है ना, बढ़ जाती है, तो ये वहां पर टाइट महसूस होते हैं, कड़क महसूस होते हैं, जिसको बोलते हैं टर्जिड कंडीशन। तो ब्लड सप्लाई को ये बढ़वाता है, और उसके साथ साथ जो सर्विक्स है उससे म्यूकस का स्राव भी यह ईस्ट्रोजन हार्मोन ही करवाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जेरी का आना, ठीक है, जेर का आना। तो जो म्यूकस आता है, ठीक है, तो वो किसके प्रभाव में आता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में आता है। और यह ईस्ट्रोजन किससे स्रावित हो रहा है? जो अंडा विकसित हो रहा है उसके चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, तो उनसे स्रावित ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में ये कार्य संपन्न होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एफएसएच है, जब ये अंडे का विकास करवाएगा तो ईस्ट्रोजन कोशिकाएं भी वहां पर होंगी, उपस्थित रहेंगी, तो ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से ईस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एफएसएच है यह मादा में ईस्ट्रोजन के स्राव को नियंत्रित। ठीक है, अगला है कि इसका उपयोग कि भाई कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? एक अवस्था होती है एनईस्ट्रस। एनिस्टस कहते हैं कि मध चक्र का ना आना। इसे कहते हैं मध चक्र का ना आना। ठीक है, तो यदि मध चक्र नहीं आ रहा है, तो यदि एफएसएच के द्वारा ट्रीटेड किया जाएगा जानवर को, तो क्या होगा? एफएसएच का काम क्या है? गैमेटोजेनिक फैक्टर का काम करता है। ठीक है, अंडों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये एफएसएच क्या करवाएगा? अंडे के निर्माण को प्रेरित करेगा, और अंडे का जो निर्माण होगा वह किसको उत्पन्न करेगा? ईस्ट्रस साइकिल को उत्पन्न करेगा, ईस्ट्रस अवस्था को पैदा करेगा, जिससे क्या होगा? मधुचक्र आ जाएगा। तो ईस्ट्रस जो एनिस्ट्रस का उपचार है उसमें हम एफएसएच को देते हैं। दूसरा है सुपर ओवुलेशन। सामान्यतः एक बार में एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन जब हमें किसी फीमेल से एक साथ एक से अधिक
अंडे प्राप्त करने हो, जिसे हम बोलते हैं सुपर ओवुलेशन, तो हम अतिरिक्त रूप से क्या देते हैं, एफएसएच देते हैं। ठीक है, तो एक साथ एक से अधिक अंडों को क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो विकास है, वृद्धि है, वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो उन अंडों को फिर आगे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम सुपर ओवुलेशन। तो क्या हो गया, एनिस्टस में और सुपर ओवुलेशन में एफएसएच का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला हो गया एलएच। एलएच का काम क्या है, अब देखो वहीं से आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। ये ओवरी हो गई, ठीक है, यहां पर अंडे का विकास हो रहा था, ये अंडा है, अंडे को उसी से बनाते हैं, ये क्या हो गया, अंडा हो गया। ठीक है, और इसके चारों तरफ की जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती हैं, जिनको क्या बोल देते हैं हम, ग्राफियन फॉलिकल्स कह देते हैं। इसका जो पूरा आवरण, इसको क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो, ये इस तरह से अंडा है, इसका विकास हो गया और ये आ गया अंडे की परिधि पर। ठीक, लेकिन ये किसके प्रभाव में हो गया, अंडे का विकास हो गया, ये क्या हो गया, विकसित अंडा, विकसित अंडा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओवम के नाम से जानते हैं, तो इसको बोल देंगे हम ओवम। लेकिन अभी ये ओवरी से बाहर नहीं निकला है, ये हो गई ओवरी, अंडा से इससे बाहर नहीं निकला है। अब एफएसएच का काम तो खत्म हो गया, अंडे का विकास उसने करवा दिया, भैया अब आगे का काम कौन करेगा, तो आगे का काम करेगा जो एलएच है। एलएच क्या करता है इसमें, एलएच हार्मोन साबित होकर के यहाँ आता है और इस ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, फाड़ता है। ठीक है, और फिर अंडे को बाहर निकालता है। कैसे, देखो, ये अंडा आ गया बाहर, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा ये खाली भाग, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल शेष बच गई और ये बाहर क्या आ गया, अंडा आ गया। ठीक है, ये ओवम हो गया। अब इसी को आगे चल के हम क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। इस ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ करके, जो इसके चारों तरफ का जो आवरण था उसको फाड़ करके अंडे को बाहर निकलवाने का जो काम किया, वो किसने किया, एलएच ने किया। तो पहला काम हो गया अंडोत्सर्ग करवाना, अंडे को बाहर उत्सर्जित करवाना, कहां से, ओवरी से, अंडाशय से। तो अंडाशय से जो अंडे को बाहर निकलवाया है वो किसने निकलवाया है, एलएच ने निकलवाया। एलएच हार्मोन के प्रभाव में ये जो अंडा है, ये ग्राफिन फॉलिकल का जो आवरण है उससे बाहर आता है। ठीक है, इसी हार्मोन के बाद ओवुलेशन हो गया, लेकिन शेष बची हुई संरचना क्या कहला रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्पस लूटियम। तो हम कह रहे हैं कि कार्पस लूटियम के निर्माण को भी ये क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, या कार्पस लूटियम का निर्माण करवाता है। ठीक, अब कार्पस लूटियम क्या करेगी, इस कार्पस लूटियम से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होगा। किसका स्राव होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव को भी क्या कर रहा है, ये नियंत्रित कर रहा है। और तो तीन काम हुए, एलएच ने क्या करवाया, कि जो ग्राफिन फॉलिकल है उससे अंडे को बाहर निकलवाया, जिसको हमने बोला अंडोत्सर्ग। दूसरा, अब जो ग्राफिन फॉलिकल बच गई, उसका जो आवरण बच गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम का निर्माण करवा दिया इसने। तीसरा, कार्पस लूटियम से किसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी यही करवाता है या उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, नर में इस एलएच को ही हम क्या बोलते हैं, आईसीएसएच, इंटरस्टीशियल, ठीक है, सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटर
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नर में एलएच को किस नाम से जाना जाता है? आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल हम किनको कहते हैं? लेडिंग कोशिकाओं को। किनको कहते हैं? लेडिंग कोशिकाओं को। और लीडिंग कोशिकाओं से कौन सी चीज स्रावित होती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलएच है वह इंटरस्टिशियल सेल, जिन्हें हम बोल रहे हैं लीडिंग सेल, उनको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है और उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करवा रहा है? उत्तेजित करवाता, स्रावित करवा रहा है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल क्या है? लीडिंग कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो कहाँ है? टेस्टिज में पाई जाती है। अब ये तो बात हो गई एलएच के बारे में। एलएच ने अंडोत्सर्ग करवा दिया, कार्पस लूटियम बन गई, प्रोजेस्टेरोन के स्राव को भी कंट्रोल कर रहा है और मेल के अंदर क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवा रहा है, ठीक है। अब इसके उपयोग की बात करें तो कहाँ उपयोग कर सकते हैं? जब तक एलएच की मात्रा स्रावित नहीं होगी या एक निश्चित मात्रा में एलएच हार्मोन स्रावित नहीं होगा, तब तक यह अंडा इस फॉलिकल से और इस अंडे की जो झिल्ली है उसको फाड़ करके बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जो अंडोत्सर्ग है वो बिना एलएच हार्मोन की सहायता से बाहर नहीं निकल सकता। तो जब कभी भी यदि अंडा बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो अंडे का बाहर निकलने में यदि देरी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिले ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग में देरी। तो क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर एलएच हार्मोन प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल रहा है। और एलएच हार्मोन की जो प्रॉपर मात्रा आती है उसकी एक साथ जो सांद्रता बढ़ती है उसको बोलते हैं हम एलएच सर्ग। क्या कहते हैं? एलएच सर्ग। तो इसका मतलब क्या है? एलएच सर्ग की अनुपस्थिति है, इसलिए ओवुलेशन नहीं हो रहा है। यदि हम एलएच दे देते हैं तो डिले ओवुलेशन जो है वह ओवुलेशन में से हो जाएगा, ठीक है। तो एलएच इसमें हेल्प करता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है। यदि किसी कारण से ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ एलएच की कमी है। यदि हम एलएच बाहर से दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ओवुलेशन करवाएगा। तो एक पूछा जाता है कि एलएच प्रिपरेशन होता है जो गवर्नमेंट सप्लाई में आता है मुख्य रूप से कोरुलोन। किसके नाम से आता है? कोरुलोन के नाम से आता है। तो कोरुलोन का मतलब क्या है? एलएच हार्मोन ही, ठीक है। कोरुलोन में क्या चीज होती है? एलएच हार्मोन होता है। तो डिले ओवुलेशन में एलएच हार्मोन काम आता है। दूसरा है फॉलिक्यूलर सिस्ट के उपचार में। क्या होता है कि कई बार जब एफएसएच की मात्रा बढ़ जाती है तो एक साथ बहुत सारे अंडे विकसित हो जाते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे सुपर ओवुलेशन। तो एफएसएच की अधिक मात्रा के कारण या सांद्रता के कारण ज्यादा अंडे विकसित होना शुरू हो गए, लेकिन एलएच की मात्रा उतनी विकसित नहीं हुई कि वो सभी फॉलिकल्स को जो अंडे को बाहर निकलवा सके, ठीक है। तो क्या होगा कि बार बार अंडे धीरे धीरे करके निकलते रहेंगे और कुछ अंडे क्या है? सिस्ट के रूप में ओवरी पर उपस्थित रह जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जो एफएसएच है वो क्या काम कर रहा था? ईस्ट्रोजन हार्मोन को स्राव करवा रहा था। क्या कर रहा था? ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को करवा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो विकसित होता हुआ अंडा है वो क्या स्राव करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन स्राव करता है। तो जब एक से ज्यादा अंडे विकसित होंगे या बहुत से अंडे एक साथ विकसित होंगे, तो कभी कोई सा अंडा विकसित हो रहा है, कभी कोई अंडा विकसित हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या रहेगा? लगातार स्रावित होता रहेगा। तो जिस वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? ईस्ट्रस साइकिल आती है। तो जब लगातार जो अंडे हैं विकसित होते रहेंगे तो लगातार ईस्ट्रोजन हार्मोन भी स्रावित होता रहेगा और जानवर हमेशा किस में रहेगा? हीट में रहेगा, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं? निम्फोमेनिक कंडीशन कहते हैं। तो निम्फोमेनिक कंडीशन किसकी वजह से होती है? फॉलिकुलर सिस्ट की वजह से होती है। तो निम्फोमेनिक सिस्ट के उपचार में भी निम्फोमेनिक
मैनिक, ठीक है, अवस्था किसकी वजह से होती है? फॉलिकुलर सिस्ट की वजह से हो रही है। तो फॉलिकुलर सिस्ट के उपचार में हम क्या देते हैं? LH देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लो कि ओवरी के ऊपर बहुत सारे अंडे बने हुए हैं, ठीक है, तो इन अंडों को सभी को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि LH का काम ही क्या है? अंडोत्सर्ग करवाना। तो इन सभी अंडों को जो फॉलिकुलर सिस्ट के रूप में ओवरी पर उपस्थित हैं, उनको एक साथ बाहर निकाल सके, क्योंकि जब हम यहाँ पर LH देंगे तो ये सभी अंडे जो फॉलिकल्स के रूप में डेवलप हो रहे थे, सभी अंडे बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है LH के बारे में। अगला है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन भी जो है मादा में क्या काम कर रहा है? मातृत्व के गुण को पैदा करता है, ठीक है, जो बच्चे के प्रति अटैचमेंट है उसको पैदा करता है। और मुर्गियों में इसी गुण को, यानी इसी गुण के कारण, प्रोलैक्टिन के कारण मुर्गियों में कौन सा गुण आता है? ब्रूडीनेस का गुण आता है। ब्रूडीनेस का मतलब है कि वह मुर्गी जो बच्चों की देखरेख करती है उसे क्या बोलते हैं? हम ब्रूडिंग है, ठीक है। तो जो मातृत्व का गुण जो है मुर्गियों में, या ब्रूडीनेस का गुण है, वो किसकी वजह से आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से आता है। दूसरा है कि जो भेड़ है, चूहा है और कुतिया है, ठीक है, इनमें जो कार्पस लूटियम है उसको बनाए रखने में कौन मदद करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन ही दुग्ध स्राव और दुग्ध क्षरण, ठीक है, दुग्ध स्राव और दुग्ध क्षरण यानी दुग्ध को बाहर निकालने में जिस तरह से ऑक्सीटोसिन कर रहा है उस तरह से। और दुग्ध स्राव का मतलब हो गया कि एक तरह से जो मायो एपिथेलियल सेल हैं वहां से दूध को बाहर निकालने में। और दुग्ध क्षरण जो वहां से जो दूध आ रहा है, मुंह से निकल रहा है, उसको बोल रहे हैं दुग्ध क्षरण। तो दुग्ध क्षरण और दुग्ध स्राव दोनों में ही कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन करता है। मेनली तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मातृत्व का गुण पैदा करना, जिसे हम पक्षियों में क्या बोलते हैं? ब्रूडीनेस का गुण कहते हैं। और जिस मुर्गी में ब्रूडीनेस का गुण होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? ब्रूडिंग हैन कह देते हैं। तो ब्रूडिंग हैन जो क्या काम करती है कि जो अंडे होते हैं उनको सहने का काम करती है, अंडों के ऊपर बैठी रहती है, ठीक है, उनको एक टेम्परेचर देती रहती है, जिसके बाद उन अंडों से क्या निकलते हैं? सहे हुए अंडों से क्या निकलती हैं? चूजे बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो काम होता है ब्रूडिंग हैन का। अब देखो, अब आ जाते हैं ईस्ट्रोजन पर। तो जो ईस्ट्रोजन है वो कहाँ से स्रावित हो रहा था? मुख्य रूप से अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ईस्ट्रोजन है वो स्रावित हो रहा था कि विकसित होते हुए अंडे की जो कोशिकाएं हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं, वहां से स्रावित हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो काम है वो क्या है? ईस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है, ठीक है। और दूसरा ये प्यूबर्टी के टाइम पर स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका जो काम है तो गोनाड्स से स्रावित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक। देखो हमने बात की थी ना इसके बारे में, कहाँ पर देखो, अंडाशय से स्रावित हार्मोन, ठीक है। या फिर हम बात करें कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोल रहे थे, तो ईस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित हो रहा है? अंडाशय से स्रावित हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अंडाशय से कौन सा हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन और इनहिबिन, ठीक है। तो अब इसके काम की बात हम कर रहे हैं कि जो ईस्ट्रोजन है उसकी वजह से क्या निर्मित हो रहे हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। और उसमें मुख्य रूप से क्या आ जाता है? स्तन ग्रंथियों का विकास और लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन। लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन से मतलब है कि मादा का नर की तरफ आकर्षित होना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन हो गया। दूसरा ईस्ट्रोजन क्या काम करता है कि जो फीमेल है, तो फीमेल में
गर्भाशय है, और गर्भाशय में क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, तो वहां पर पेल्विक कैविटी का बड़ा होना आवश्यक होता है। तो इसलिए जो फीमेल्स के अंदर पेल्विक कैविटी का जो व्यास है वो मेल की अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा होता है। और वह जो बड़ा होता है वो किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रभाव में होता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का काम क्या हो गया, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास, लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन, और पेल्विक अस्थि के व्यास को बढ़ाना, जिससे कि प्रेगनेंसी आसानी से हो सके और जो गर्भाशय है वो वहां पर सही ढंग से विकसित हो सके। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किससे बन रहा था, हमने बात की थी कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो अंडे के बाहर निकलने के बाद जो उसका आवरण बचता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके बाद उस खोल को, उसके आवरण को, जो ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का है, उसे बोलते हैं हम कार्पस लूटियम। और यह है कौन से हार्मोन को स्राव करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है, जो प्रेगनेंसी है उसको बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक है, गर्भावस्था को बनाए रखेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन होती है कि यदि निषेचन नहीं हुआ, ठीक, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा, जो गर्भाशयी पेशियां हैं उनमें संकुचन करवाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो कार्पस लूटियम बनी उसको रिग्रेस करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो आगे, स्तन ग्रंथियों का विकास करवाता है। ठीक, और स्तन ग्रंथियों में किस चीज को विकसित करवाता है, जो एल्वुलाई होती हैं, जो कूपिकाएं होती हैं, कौन सी, कूपिकाओं को, कूपिकाओं का विकास करवाता है। ठीक, तो स्तन ग्रंथियों में किसका विकास करवाता है, प्रोजेस्टेरोन, कूपिकाओं का। तो कूपिकाओं से क्या होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है, गर्भावस्था को बना रहा है। गर्भावस्था में क्या होगा, बच्चा बनेगा, है ना, बच्चा रहेगा, और बच्चे के लिए क्या चाहिए, उसके बाद दूध चाहिए। तो जो दूध बनता है वो कहाँ बनेगा, कूपिकाओं में बनता है। ठीक है, तो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चे का जो है देखभाल सही ढंग से हो सके, तो उस वजह से ये कूपिकाओं का विकास करवाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों का विकास तो करवाता है, लेकिन इन स्तन ग्रंथियों में कौन से भाग को विकसित करवाता है, ये कोशिकाओं वाले भाग को विकसित करवाता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था ईस्ट्रोजन में। ठीक है, ईस्ट्रोजन में भी क्या हो रहा था, स्तन ग्रंथियों का विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो विकसित होती हैं वो डक्ट्स होती हैं। क्या होती हैं, डक्ट्स, यानी नलिकाएं, उनका विकास होता है। ठीक, डक्टल सिस्टम का विकास होता है यहाँ, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसका कर रहा है, एल्वुलर सिस्टम का विकास करवाता है, कोशिकाओं का विकास करवाता है। एलएच व एफएसएच हार्मोन के स्राव को रोकता है। कैसे रोकता है, ओवरी हो गई, ठीक है, ओवरी से ये अंदर क्या बन गया, कार्पस लूटियम आ गया, और बाहर क्या आ गया, ओवम यानी अंडा आ गया। ठीक है, अब जब यहां से इस कार्पस लूटियम से क्या स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाएगा तो उसके बाद ये कहाँ पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा। हाइपोथैलेमस से मैसेज कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा। पीयूष ग्रंथि ये है, मतलब हाइपोथैलेमस ये कहेगा भाई जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा गर्भाशय में उपस्थित है। ठीक है, तो बच्चा उपस्थित है तो उसके निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए इस प्रोजेस्टेरोन के कारण जो हाइपोथैलेमस है वह पीयूष ग्रंथि के लिए मैसेज देता है। किस चीज के लिए, कि एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, वो वहां से स्रावित ना करे।
जब एफएसएच स्रावित नहीं होगा तो नए अंडा नहीं बनना शुरू होगा, तो नए अंडे का निर्माण शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो नए अंडे का बनना शुरू नहीं होगा तो ना ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है इसके लिए, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन को रोकने के लिए। तो ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई ऊपर से एफएसएच और एलएच को बंद करो जिससे नए अंडे का निर्माण शुरू ना हो और गर्भाशय के अंदर बच्चा बन गया है। ठीक है, लेकिन जब कुछ समय बाद ये होता है कि मान लो निषेचन नहीं हुआ, कार्पस लूटियम नष्ट होना शुरू हो जाती है, इसके प्रभाव में गर्भाशय के जो प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है उसके प्रभाव में। ठीक है, कार्पस लूटियम नष्ट होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी मात्रा कम होती है तो हाइपोथैलेमस भी समझ जाता है, जब रक्त में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम है तो हाइपोथैलेमस यह समझ जाता है कि भाई कार्पस लूटियम वहां पर कम हो गई है, इसका मतलब वहां पर प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये दोबारा से पीयूष ग्रंथि के लिए आदेश देता है, जो भी मैसेंजर होते हैं उनके द्वारा, कि भाई एफएसएच हार्मोन रिलीज हो वहां से। तो एफएसएच हार्मोन दोबारा से फिर ओवरी पर कार्य करता है और वहां पर अंडजनन को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला है गर्भाशय में संकुचन व गर्भपात को रोकना। तो वही चीज हो गई कि संकुचन को रोक रहा है तो गर्भपात को रोक रहा है, यानी गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, घोड़ी में, भेड़ में और मनुष्य में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, यह किससे भी स्रावित होता है, प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है। सामान्यतः जो गाय भैंस है, ठीक है, बकरियां हैं, उनमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है केवल और केवल कार्पस लूटियम से स्रावित होता है। यदि कार्पस लूटियम नष्ट हो जाए तो गाय भैंसों में क्या होगा, अबोर्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 7वें महीने पे या फिर गर्मियों के समय में बीच में ही जब प्रेगनेंसी 3-4 महीने की या 4-5 महीने की होती है तो कहते हैं ना बच्चादानी का मुंह खुल गया है। बच्चा तो है लेकिन बच्चादानी का मुंह खुल गया है, जेरी आ रही है या म्यूकस स्राव हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है उसका इंजेक्शन अलग से दिया जाता है। लेकिन ये, इसका मतलब ये है कि गाय भैंस में प्लेसेंटा से स्रावित नहीं होता है, इसलिए हमें अलग से प्रोजेस्टेरोन देने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन यदि गाय भैंस कौन सी हो गई, घोड़ी हो गई, भेड़ हो गई और मनुष्य हो गया, यदि इनमें कार्पस लूटियम नष्ट भी हो जाती है तो भी अबोर्शन नहीं होगा, बच्चादानी का मुंह नहीं खुलेगा, है ना। यानी ये कहें कि बाहर से इनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मान लो गाय है, इस तरह से समझे आप, गाय और भैंस, यदि इनमें कार्पस लूटियम नष्ट हो जाती है, इसको अलग से ले लेता हूं मैं, गाय और भैंस और मान लो बकरी हो गई, ठीक है, इन जानवरों में यदि कार्पस लूटियम नष्ट हो जाती है किसी कारण से, ठीक है, प्रेगनेंसी है मान लो 3 से 4 महीने की और उसके बाद कार्पस लूटियम नष्ट हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाएगा, इसके नष्ट होने से प्रोजेस्टेरोन उपस्थित नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। वही बात करें जो हम बात कर रहे थे घोड़ी में, भेड़ में और मनुष्य में, यदि कार्पस लूटियम नष्ट हो जाती है तो इसके नष्ट होने का प्रभाव प्रेगनेंसी पर नहीं पड़ेगा, प्रेगनेंसी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है। जबकि यहां पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, ये ज्यादा नहीं आ रहा है इसमें, प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो गाय भैंस और बकरी की हम बात करें, यदि कार्पस लुटियम नष्ट हो जाएगी तो प्रेगनेंसी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहीं और से नहीं बनता, केवल और केवल कहां से बनता है, कार्पस लुटियम से बनता है। जबकि बात करें हम घोड़ी की, भेड़ की और मनुष्य की, यदि किसी कारण से कार्पस लुटियम नष्ट हो जाती है तो वहां पर प्रेगनेंसी समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह प्लेसेंटा से भी निर्मित होता है। ठीक है, तो ये बात होती है किसके बारे में, कार्पस लुटियम के बारे में। अब देखिए, अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है यह गर्भकाल की जो अंतिम अवस्था है, ठीक है, तो गर्भकाल की अंतिम अवस्था के बाद क्या होगा, प्रसव होगा। ठीक है, तो प्रसव के समय गर्भाशय से ये स्रावित होता है। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है कहां से स्रावित हो रहा है, गर्भाशय से स्रावित होता है। ठीक, कब हो रहा है, प्रसव के समय स्रावित हो रहा है। और प्रसव के समय क्या काम कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। किस चीज को रिलैक्स कर रहा है, पेल्विक लिगामेंट को कर रहा है, पेल्विक सिम्फाइसिस को कर रहा है, और सर्विक्स को क्या कर रहा है, ढीला यानी रिलैक्स कर रहा है, उनको ढीला कर रहा है, जिससे कि जो बर्थ कैनाल है, ठीक है, जो ओपनिंग है वो चौड़ी हो सके, जिससे कि जो बच्चा है वो आसानी से बाहर निकल सके। तो बर्थ कैनाल को चौड़ा करने के लिए यह पेल्विक लिगामेंट, पेल्विक सिम्फाइसिस, ठीक है, और सर्विक्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। कहां से स्रावित हो रहा है, गर्भाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन थे, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ईएमएसजी यानी प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन, ईसीजी इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, सॉरी गोनेडोट्रोपिन ही हो गया, एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब जो ईसीजी होता है, ठीक है, इक्वान गोनेडोट्रोपिन जो गोनेडोट्रोपिन होता है वो एलएच हार्मोन और एफएसएच के समान कार्य करता है, जबकि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एलएच के समान ही कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, अगला है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये भी गर्भाशय से स्रावित हो रहा है। कहां से स्रावित हो रहा है, गर्भाशय से। और गर्भाशय की कौन सी झिल्ली से, मुख्य रूप से एंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। और ये क्या काम करता है, शुरुआत में कार्पस लूटियम को क्या करता है, नष्ट करवाता है। ठीक है, कब नष्ट करवाता है, जब निषेचन ना हो। ठीक है, तो जब निषेचन नहीं होता है तो क्या करता है, ये कार्पस लूटियम को नष्ट करवाता है। और यदि मान लो कार्पस लूटियम है, प्रेगनेंसी है, तो जब प्रसव प्रक्रिया होगी तो प्रसव प्रक्रिया के समय जो गर्भाशय की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बच्चे को बाहर धकेलने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन करवाता है। तो सबसे पहले जो रिलैक्सिन हार्मोन था उसने क्या किया कि जो पेल्विक लिगामेंट है, पेल्विक सिम्फाइसिस था, ठीक है, और सर्विक्स थी, उसको डायलेट कर दिया। और उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसने क्या किया कि गर्भाशय में संकुचन करवा के उस बच्चे को बाहर धकेलने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रसव प्रक्रिया में हेल्प करता है। तो इस तरह से अपने जो मुख्य रूप से मादा जनन तंत्र से संबंधित जो हार्मोन है, ठीक है, वो यहाँ पर पूरे
होते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं पूरा किस तरह से है। देखो, तो हमने बात की थी कि जो पीयूष ग्रंथि है वह उत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। ठीक है। और दूसरा, इसकी स्थिति की बात करें तो क्रेनियल कैविटी में होती है, और क्रेनियल कैविटी में कहां पर, स्फीनोड अस्थि है। तो स्फीनोड अस्थि के सेला टर्सिका जो गर्त है, ठीक है, उसमें ये स्थित होती है। इस पीयूष ग्रंथि को जो मुख्य रूप से हमने बांटा है वो 3 भागों में बांटा है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। ठीक है। और उसके अलावा इसको 2 भागों में बांटते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और नीरो हाइपोफाइसिस। तो ये 2 तरह के डिवीजन हैं इसमें पीयूष ग्रंथि के भागों के। तो हम जो पढ़ते हैं किस हिसाब से, हार्मोनों के उत्सर्जन के हिसाब से, उनके स्राव के हिसाब से, वो तो पढ़ते हैं हम अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। ठीक है। जबकि इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो इसको बांटा गया है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो हमारी पालियां हैं, अग्रपाली और मध्यपाली है, वो कौन से भाग के अंतर्गत आती है, एडिनो हाइपोफाइसिस के अंतर्गत आती है। और वहीं पश्चपाली की बात करें तो वो कहाँ आती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंतर्गत आती है। ठीक। जो हार्मोन थे वो किन्हें कह रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ठीक है। और अपने स्राव को कहाँ डालते हैं, ये रक्त में सीधे डालते हैं। ठीक है। जैव रासायनिक पदार्थ को, हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हो रहे हैं। ठीक है। और इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, थॉमस एडिसन। ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी की बात की थी कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, तो वो नलिकाओं द्वारा अपने स्रावों को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, जैसे लार ग्रंथियां। ठीक है। वहीं बात करें कि जो लीवर होता है, तो लीवर क्या है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है। क्या है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में डालती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या बोलते हैं, हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, क्योंकि हार्मोन क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे अंग पर जाकर के उसको किसी ना किसी कार्य के लिए उत्तेजित करते हैं। नाम किसने दिया था हार्मोन, स्टार्लिंग ने दिया था। पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सिक्रीटिन था। अब यहीं पर दूसरे कुछ शब्द आते हैं, ऑटोकॉइड। ऑटोकॉइड किन्हें कहते हैं, वे हार्मोन जो सीधे लक्ष्य अंग को प्रभावित करते हैं, कोई अन्य दूसरी चीज या किसी दूसरे अंग पर अपना कार्य नहीं करते, केवल और केवल सीधे जो लक्ष्य अंग है उस पर ही अपना कार्य करते हैं। कैलोन किन्हें बोलते हैं, वे हार्मोन जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हुए और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कर रहे हैं, वो उत्तेजित करते हैं या प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चैलोन्स कहते हैं। वही चीज पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा था हमने, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग से कौन कौन से स्रावित होते हैं, देखिए इसको यहां बात करते हैं अगले इसके उसमें। देखो, अग्र पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ठीक है। तो इन 6 के 6 हार्मोनों का निर्माण और संग्रहण कहाँ होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि में होता है। और पश्च पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का होता है। इनका निर्माण तो होता है हाइपोथैलेमस में और संग्रहण होता है पश्च पीयूष ग्रंथि में। ठीक है। मध्यपाली में जो मध्य पीयूष ग्रंथि है उसमें किसका निर्माण और संग्रहण होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, कि जो मेलेनोसाइट होती हैं जो कि मेलेनिन का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, इस चीज के लिए, मेलेनिन का निर्माण करने के लिए। और मेलेनिन का काम क्या है, यह त्वचा में पाया जाता है। ठीक है। जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा, हानिकारक किरणों से क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन के निर्माण को प्रेरित करता है। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो जो शुरुआत के 3 हार्मोन थे,
वो कौन कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH। ये तीनों के तीनों हार्मोन किस श्रेणी में आते हैं? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन की श्रेणी में आते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH और प्रोलैक्टिन यहाँ पर आते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये जो सभी हार्मोन है इनकी प्रकृति क्या है? जो हमने बात की, ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन प्रोटीन प्रकृति के हैं, ठीक है, और प्रोटीन प्रकृति के हैं और साथ में पानी में घुलनशील होते हैं। एक जो ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये तीनों हार्मोन कौन सी श्रेणी के हैं? स्टीरॉयड श्रेणी के होते हैं, ठीक है। ये जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? स्टीरॉयड्स के बने होते हैं। जबकि जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित हो रहे थे वो किस नेचर के हैं? प्रोटीन प्रकृति के हैं। जबकि जो इस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर है? टेस्टिज के अंदर से स्रावित हो रहा है, लेडिंग कोशिकाओं से, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित हो रहा है? कार्पस लूटियम से स्रावित हो रहा है। ईस्ट्रोजन कहाँ से हो रहा है? ओवरी से स्रावित हो रहा है। तो ये जो हार्मोन है ये कौन सी नेचर के हैं? स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं। इनमें से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो किसका है? फैटी एसिड प्रकार का होता है। कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? PGF2 अल्फा, जो गर्भाशय की मांसपेशियों में क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और गर्भाशय से स्रावित होता है। कहां से स्रावित हो रहा है? गर्भाशय से। और इसकी नेचर क्या है? फैटी एसिड प्रकार का हार्मोन होता है। अब देखिए, पहला हार्मोन अपना FSH था, ठीक है, काफी सारी डिटेल में बात की है हमने। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो अंड जनन को प्रेरित करता है मुख्य रूप से, ठीक है। मादा में ईस्ट्रोजन के स्राव को नियंत्रित कर रहा है, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से स्रावित होता है। एनिस्ट्रस में जब मध चक्र नहीं आ रहा हो तो उसके उपचार में हम इसे देते हैं, या जब हमें एक साथ ज्यादा अंडों का उत्सर्जन करवाना हो तो भी हम FSH से ट्रीट करते हैं। LH, FSH का काम जहां खत्म होता है, ठीक है, जब अंडे का निर्माण हो गया पूरी तरह से, तो अंडे को ओवरी से बाहर निकालने के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं हम अंडोत्स, ठीक है। और इसी हार्मोन को नर में किसके नाम से जाना जाता है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं हम लेडिंग कोशिकाओं को नर के अंदर, और लेडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि LH हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करवाता है, ठीक है। और किसमें उपचार कर रहे हैं? डिले ओवुलेशन, यानी LH हार्मोन की कमी से यदि अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा है और बाहर से हम कोरुलन इंजेक्शन लगाएं जिसमें क्या होता है? LH, तो क्या होगा? अंडोत्सर्ग हो जाएगा। दूसरा है फॉलिकुलर सिस्ट, मतलब एक साथ बहुत सारे अंडे ओवरी पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स के रूप में, लेकिन वो अंडे से बाहर नहीं निकले, यानी ओवरी से बाहर नहीं निकले हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए भी हम क्या देते हैं? LH देते हैं, ठीक है। अगला है प्रोलैक्टिन, ये मातृत्व का गुण पैदा करता है, ब्रूडीनेस का गुण पैदा करता है, ठीक है। विशेषतः हम बात करते हैं ब्रूडिंग hen, ठीक, तो ये बात हो गई। और बाकी ये जो भेड़, चूहा और कुतिया में कार्पस लूटियम को बनाए रखने में मदद करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करवाता है, लेकिन कौन सी स्तन ग्रंथियों का कौन सा भाग? डक्ट्स का, ठीक है, ट्यूब्यूल्स का विकास करवाता है, नलिकाओं का विकास करवाता है। लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन करवाता है, यानी जो मादा है उसका नर की तरफ आकर्षित होना वो किस हार्मोन के प्रभाव में होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में होता है। और मुख्य रूप से ईस्ट्रोजन हार्मोन किस अवस्था में साबित होता है? मध चक्र में, मध चक्र की जो है कौन सी? प्रीस्टस ईस्टस अवस्था है, जिसको बोलते हैं मधकाल, इसी हार्मोन के प्रभाव में संपन्न होती है। जो किसके हैं? मध के लक्षण जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। और पेल्विक अस्थि का जो व्यास है उसको बढ़वाना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस लूटियम से स्रावित हो रहा था ये, है ना, और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। साथ में जब प्रेगनेंसी यानी बच्चे को मेंटेन कर रहा है तो बच्चे के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? दूध की। और दूध कहाँ पर बनता है?
जो स्तन ग्रंथि हैं उनकी कूपिकाओं में, इसलिए ये कूपिकाओं यानी एल्वियुलर सिस्टम को विकसित करवाता है। और नेगेटिव फीडबैक देता है किसके लिए? एफएसएच और एलएच के स्राव के लिए। ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय से स्रावित हो रहा है। ठीक है। और कब स्रावित हो रहा है? कि जब प्रेग्नेंट प्रसव होने वाला होता है उस समय ये स्रावित होता है। और क्या काम करता है? पेल्विक लिगामेंट, पेल्विक सिम्फाइसिस और जो सर्विक्स है उसको ये ढीला करवाता है या डायलेट करवाता है। प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन पीएमएसजी, ईसीजी और एचसीजी होते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन या तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे के पूर्ण विकास होने पर प्रसव के समय यह गर्भाशय की भित्तियों से स्रावित होता है और गर्भाशय की भित्तियों में संकुचन के द्वारा बच्चे को बाहर की ओर धकेलता है। किसके लिए? प्रसव के लिए। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, तो यह कार्पस लूटियम के रिग्रेशन को करवाता है, उसको नष्ट करवाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अपने जो हार्मोन्स का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ठीक है। तो अब यदि आपका किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो वो आप बोल सकते हैं।